बहुत समय पहले की बात है। बुलंद शहर में उषा नाम की एक औरत अपने बेटे के साथ रहती थी। उषा बहुत ही लालची और घमंडी औरत थी। वह उस शहर में अपने बेटे रमेश के साथ रहती थी। कुछ दिनों के बाद उषा अपने बेटे रमेश की शादी किसी लड़की के साथ कर देती है। शादी में उसे बहुत सारी धन दौलत और दहेज मिलता है, जिससे उषा बहुत खुश होती है। उषा की बहू का नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी बहुत समझदार और नेक दिल की लड़की है। शादी के कुछ दिनों के बाद जब लक्ष्मी के घर से दिया हुआ दहेज में मिला हुआ पैसा खत्म होने लगता है, तो फिर से उषा लक्ष्मी के घर वालों से पैसे मांगने के लिए बोलती है। बेटा लक्ष्मी, यहाँ आओ। क्या हुआ माँ जी? बेटा, आजकल मुझे आँखों में कम दिखाई देने लगा है। लगता है आँखों का चेकअप करवाना पड़ेगा। ठीक है माँ जी, हम कल डॉक्टर के पास चलेंगे, आपकी आँखों का चेकअप करवा लेंगे। वह सब तो ठीक है, मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं, जिससे कि मैं अपना इलाज करवा सकूं। तुम्हारे घर से तो जितने भी पैसे आए थे वह सब धीरे धीरे खत्म हो गए हैं। अब पैसा कहाँ से आएगा कि मैं अपना इलाज करवा सकूं? फिर लक्ष्मी सोच में पड़ जाती है। माँ जी, आपकी आँखों का इलाज जरूरी है। घर में पैसे नहीं है तो मैं अपने पिताजी से कह के थोड़े से पैसे मांग लेती हूँ, जिससे आपकी आँखों का इलाज बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। लक्ष्मी अपने पिताजी से कुछ पैसे मांगती है। पैसे मिलने के बाद उषा बहुत खुश होती है। अरे वाह, मेरी तरकीब तो काम आई। अब इस तरह से मैं इस लक्ष्मी के घर वालों से पैसे मांगती रहूंगी। फिर तो मुझे अपने पैसे खर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छी चिड़िया लाई है मैंने फंसाकर। कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन रमेश दफ्तर से आने के बाद बहुत उदास होकर बैठा रहता है। अपने बेटे को उदास देखकर उषा रमेश के पास जाती है। क्या हुआ बेटा, आज तो इतना उदास क्यों लग रहा है? माँ, दफ्तर में आज मेरा मालिक मुझे बहुत डांट लगाया, क्योंकि आज मैं दफ्तर पहुंचने में बहुत लेट हो गया था। मगर इसमें मेरी गलती नहीं है। मैं तो समय पर दफ्तर जाने के लिए निकल जाता हूँ। दफ्तर जाने के लिए कोई साधन ही जल्दी नहीं मिलता। इतनी देर इंतजार करने के बाद किसी तरह से ऑटो मिली, जिससे मुझे दफ्तर पहुंचने में बहुत देर हो गई। मेरे साथ ऐसा रोज रोज होता है, जिससे आज मेरा मालिक बहुत गुस्सा हो गया था और उसने मुझे धमकी दी है कि अगर आइंदा ऐसा हुआ तो वो मुझे काम से ही निकाल देगा। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है कि मैं एक मोटरसाइकिल ले सकूं। अरे बेटा, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ? किसी से पैसे मांग कर ही मोटरसाइकिल ले लो, क्योंकि अगर तुम्हें तुम्हारा मालिक काम से निकाल दिया तो फिर हम क्या खाएंगे? मगर माँ, मैं किससे पैसे मांगू? अरे बेटा, इतना क्यों सोचते हो? तुम्हारे ससुर जी हैं ना, उनसे पैसे मांग लो। तुम बस लक्ष्मी को बोल दो, लक्ष्मी अपने पिताजी से पैसे मांगकर तुम्हें दे देगी। फिर तुम एक अच्छी सी मोटरसाइकिल ले लेना। रमेश लक्ष्मी को अपने पास बुलाता है। लक्ष्मी, तुम अपने पिताजी से कुछ पैसे मांग लो, क्योंकि मुझे एक मोटरसाइकिल लेनी है। मगर मेरे पिताजी इतने पैसे कहाँ से लाकर देंगे? शादी में इतना सारा खर्च होने के बाद अब उनके पास भी पैसे नहीं रह गए हैं। तो तुम क्या चाहती हो कि उसका मालिक उसे दफ्तर से निकाल दे? अरे अगर वह काम छोड़ देगा तो हम खाएंगे क्या? जल्दी से अपने पिताजी को फोन लगाओ और उन्हें बोलो कि पैसों की बहुत जरूरत है। लक्ष्मी अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर अपने पिताजी से पैसे मांगने के लिए फोन करती है। पिताजी, मुझे थोड़े पैसे चाहिए, क्योंकि रमेश को एक मोटरसाइकिल लेनी है। लक्ष्मी के पिताजी का नाम रामचंद्र रहता है। मगर बेटी, मेरे ही पास अब ज्यादा पैसे नहीं रह गए हैं। अब तो मैं तुम्हारी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे बचाकर रखा था। अगर तुम्हें इतना जरूरत है तो तुम्हें वो पैसे मैं भेज देता हूँ। अपने पिताजी की बातें सुनकर लक्ष्मी बहुत उदास हो जाती है और फिर कुछ दिनों के बाद उसके पिताजी उसे पैसे दे देते हैं। उन पैसों से रमेश एक अच्छी सी मोटरसाइकिल ले लेता है, जिससे रमेश और उसकी माँ बहुत खुश होते हैं। एक दिन उषा के घर पर उसकी सहेली आई होती है। उसका नाम मधु रहता है। क्या बात है उषा, आज तू बहुत खुश दिख रही है। खुशी की तो बात है, क्योंकि मैंने अपने घर में सोने की चिड़िया जो शादी करके लाई हूँ। जब भी मुझे पैसों की जरूरत होती है तो हमारे एक बार बोलने पर वह लक्ष्मी अपने घर वालों से पैसे मांगकर हमें दे देती है।
अरे वाह, फिर तो सचमुच में तुमने अपने घर में सोने की चिड़िया पाल रखी है। चलो अच्छा है, इसे तुम्हें अपने घर में रखने पर समय समय पर तुम्हें सोने के अंडे भी देती रहेगी। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। उन दोनों की बातें लक्ष्मी खड़ी होकर चुपचाप सुन रही थी। अपनी सास और मधु की बातें सुनकर वह जान जाती है कि उसकी सास उसके माता पिता से लालच के लिए पैसे मांगती है, इसीलिए उसे बहुत गुस्सा आता है। कुछ दिनों के बाद उषा फिर से लक्ष्मी के घर वालों से पैसा मांगने के लिए कहती है, मगर इस बार लक्ष्मी साफ साफ पैसे मांगने से मना कर देती है। लक्ष्मी के मना करने के बाद वह अपने बेटे रमेश के पास जाती है। अरे बेटा, तेरी शादी के समय मेरे सुनार के यहाँ तेरी बीवी के लिए गहने लिए थे, मगर अभी तक मैंने उसके पैसे नहीं लौटाए। इसके लिए वो मुझसे बार बार पैसे मांगता है। मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, इसके लिए मैंने तेरी बीवी से उसके पिता से पैसे मांगने के लिए बोला, तो उसने मुझे साफ साफ मना कर दिया। अब बता बेटा, वह पैसे भी तो तेरी बीवी के गहने के लिए ही तो हैं। अगर मैंने उसके पैसे नहीं लौटाए तो पुलिस स्टेशन में रपट लिखवा देगा। अपनी माँ की बातें सुनकर रमेश लक्ष्मी के पास जाता है। लक्ष्मी, तुम अपने पिताजी से पैसे मांगकर जल्दी से माँ को दे दो, नहीं तो वो सुनार पुलिस स्टेशन में हमारी शिकायत कर देगा, फिर हम सब फंस जाएंगे। आप लोग एक दूसरे के भरोसे काम क्यों करते हैं? जब आप लोगों के पास पैसे नहीं थे तो आपने गहने क्यों लिए? मेरे पिताजी के पास अब पैसे नहीं हैं जो कि आपको दे सके। उन्होंने जितना दिया वह बहुत था, उनके पास खुद के भी खर्चे हैं। लक्ष्मी की बातें सुनकर उषा बहुत गुस्सा करती है। अरे बेटा रहने दे, इससे पैसे मत मांग, इसके तो तेवर देख, कैसे बात कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम भिखारी हैं कि इससे पैसे मांग रहे हैं। अगर हम भिखारी हैं तो ये हमारे घर पर क्या कर रही है? जाए अपने पिताजी के घर और रहे शान से। अपनी माँ की बातें सुनकर रमेश गुस्सा हो जाता है। अगर तुमने अपने पिताजी से पैसे नहीं मांगे तो तुम मेरे घर में अब नहीं रहोगी और अपने पिताजी के पास जाकर रहना। इतना कहकर रमेश लक्ष्मी को अपने घर से निकालने लगता है। यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? शादी के बाद तो एक औरत के लिए उसका ससुराल ही उसका घर होता है। आप मुझे अपने घर से नहीं निकाल सकते। फिर रमेश लक्ष्मी की बातें सुनकर और गुस्सा हो जाता है और उसे जबरदस्ती घर से धक्के देकर निकालने लगता है। रमेश उसके कपड़े का बैग भी निकालकर बाहर फेंक देता है। तभी उषा एक गणेश जी की मूर्ति को लेकर आती है और उठाकर लक्ष्मी की तरफ फेंक देती है। ये ले अपनी मूर्ति, इसे भी रख ले। अब अपने घर पर ही जाकर पूजा करना, यहाँ भूल कर भी कभी मत आना। उषा की मूर्ति फेंकने के बाद वह गणेश जी की मूर्ति टूट जाती है। उसके बाद उषा लक्ष्मी को घर से निकालकर अपने घर का दरवाजा बंद कर देती है। रात का समय रहता है। लक्ष्मी दरवाजे के बाहर खड़े होकर जोर जोर से रोने लगती है। अगर मैं फिर से अपने पिताजी के घर जाऊंगी तो मेरे पिताजी मुझे देखकर इनकी मांगे पूरी कर देंगे और ये लोग इसी तरह हमारे भोलेपन का फायदा उठाते रहेंगे। मगर अब मैं अपने पिताजी के घर पर नहीं जाऊंगी। इतना कहकर लक्ष्मी वहीं रमेश के घर के दरवाजे पर उसी रात खड़ी रहती है। जब आधी रात होती है तभी अचानक लक्ष्मी को खिड़कियों से रमेश के घर के अंदर बहुत ही प्रकाश दिखने लगता है। वह जल्दी से खिड़की के पास जाती है और देखती है कि उसकी सास के कमरे में आग लग गई होती है और उसकी सास उस कमरे में बुरी तरह से फंस गई होती है। उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं नजर आ रहा होता और वह जोर जोर से चिल्ला रही होती है। यह सब देखकर लक्ष्मी जल्दी से पत्थर लेकर खिड़की के कांच दरवाजे तोड़ने लगती है। फिर खिड़की के कांच का दरवाजा टूटने के बाद वह किसी तरह अपनी सास को उस कमरे से खिड़की के रास्ते बाहर निकालती है। आग से बाहर जाने के बाद उषा जोर जोर से रोने लगती है। वह शरीर के कई भाग में जल गई होती है। बेटी, अगर आज तुम नहीं होती तो मैं इस आग में जलकर राख हो गई होती। आज तुमने मेरी जान बचाकर मुझे शर्म से पानी कर दिया। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे मेरे किए के लिए माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, बहुत लालच दिखाई। अब मेरी लालच का सर्वनाश हो गया है, मेरी आंखें खुल गई हैं। तभी वहाँ उनका बेटा रमेश आता है। जब वह देखता है कि उसकी माँ को लक्ष्मी ने सही सलामत कमरे से निकाल लिया है तो वह लक्ष्मी के पास आकर माफी मांगता है
फिर उस दिन के बाद से लक्ष्मी के पति और सास उसके साथ अच्छे से रहने लगते हैं। इससे लक्ष्मी बहुत खुश होती है। बहुत समय पहले की बात है। सुमेरपुर नामक गांव में शीतल नाम की एक औरत अपनी बेटी के साथ रहती थी। शीतल बहुत ही गरीब थी। वह अपना और अपनी बेटी का पेट भरने के लिए पास के सेठानी के यहाँ बर्तन धोने का काम करती थी। शीतल बहुत बूढ़ी हो गई थी, जिससे वह सेठानी के यहाँ झाड़ू पोछा और बर्तन ठीक से नहीं कर पाती थी। फिर एक दिन अचानक शीतल की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। शीतल के बेटी का नाम चांदनी रहता है। चांदनी दिखने में बहुत सुंदर और समझदार लड़की होती है। चांदनी बेटा, मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है। अब मैं कल सेठानी के यहाँ काम पर नहीं जा पाऊंगी। कोई बात नहीं माँ, कल से मैं सेठानी के यहाँ बर्तन धोने के लिए जाया करूंगी। वैसे भी अब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती, अब तुम घर पर ही आराम किया करो। उस दिन के बाद से चांदनी हर दिन अपनी माँ की जगह खुद सेठानी के यहाँ काम करने जाया करती थी। चांदनी सेठानी के यहाँ का काम बहुत ही अच्छे और जल्दी से करके निपटा दिया करती थी, जिससे सेठानी चांदनी के काम से बहुत खुश होती थी। सेठानी का नाम रत्ना था। चांदनी, तुम तो अपनी माँ से भी ज्यादा तेज काम करती हो। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, इसीलिए अब से मैं तुम्हारा वेतन बढ़ा दूंगी और तुम्हें मेरे ही घर पर हमेशा काम करने के लिए आना होगा। वेतन बढ़ जाने पर चांदनी बहुत खुश होती है और खुशी खुशी सेठानी के घर पर काम करने के लिए जाया करती है। कुछ दिन बीतता है। एक दिन सेठानी का बेटा अपनी पढ़ाई पूरी करके शहर से अपने घर वापस आने वाला होता है। चांदनी, आज तुम पूरे दिन मेरे घर पर ही रुकना, क्योंकि मेरा बेटा बहुत दिनों के बाद आज पढ़ाई पूरी करके हमारे यहाँ आ रहा है। इसके लिए मैं उसके मनपसंद के खाने की चीजें बनाने वाली हूँ। आज तुम मेरे घर पर रुककर मेरी मदद करवाना। ठीक है मालकिन। फिर चांदनी पूरे दिन सेठानी के घर पर रुककर सेठानी के साथ खाना बनाने में मदद करती है। कुछ देर के बाद रत्ना का बेटा घर पर आ जाता है। रत्ना अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होती है। बेटा, जाकर तुम जल्दी से मुंह हाथ धो लो, आज मैंने तुम्हारी मनपसंद की चीजें बनाई हैं। रत्ना के बेटे का नाम वरुण था। ठीक है माँ, मैं अभी हाथ मुंह धोकर आता हूँ। तब तक तुम मेरा खाना तैयार रखो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। वरुण जल्दी से खाना खाने के लिए बैठ जाता है। अरे वाह माँ, आज तुमने यह खीर तो बहुत ही अच्छी और स्वादिष्ट बनाई है। जी तो करता है कि तुम्हारे हाथों को चूम लूं। बेटा, यह स्वादिष्ट खीर मैंने नहीं, चांदनी ने बनाई है। माँ, चांदनी कौन है? बेटा, मैंने अपने घर पर काम करने और बर्तन धोने के लिए एक लड़की रखी है, उसी का नाम चांदनी है। तभी चांदनी वहाँ आ जाती है। चांदनी, लगता है तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुमने तो आज बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनाई है। इसके पहले तो मैंने ऐसा खीर कभी नहीं खाया। कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन रत्ना कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाने वाली होती है। बेटा वरुण, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसके लिए मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना चाहती हूँ और माँ की देखभाल करना चाहती हूँ। क्या तुम अकेले यहाँ रह लोगे? माँ, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं घर में आराम से रह लूंगा। फिर जब नानी की तबीयत ठीक हो जाएगी तो आप लौट आना। रत्ना कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाती है। इधर जब वरुण घर पर अकेला होता है, तब एक दिन वह रसोई घर में अपने खाना खाने के लिए कुछ बना रहा होता है। तभी अचानक उसका हाथ खाना बनाते वक्त जल जाता है, जिससे वरुण तेजी से चिल्ला उठता है। आह! वरुण के चिल्लाने की आवाज सुनकर चांदनी दौड़कर रसोई घर में आती है। क्या हुआ छोटे मालिक? अरे कुछ नहीं, दरअसल खाना बनाते वक्त मेरी उंगलियां थोड़ी जल गई। छोटे मालिक, अगर आपको ठीक से खाना बनाना नहीं आता तो आपको मुझे बोल देना चाहिए था। देखिए आपकी उंगली कितनी जल गई है। अब से आप कभी भी रसोई घर में खाना बनाने के लिए नहीं आएंगे। अब से आपको जो भी खाना होगा मुझे बोल देना, मैं आपके लिए बना दूंगी। उस दिन के बाद से चांदनी वरुण के लिए हर दिन अपने हाथों से खाना बनाकर रख दिया करती। वरुण को भी चांदनी के हाथों का बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आता। फिर इस तरीके से चांदनी वरुण के घर का सारा काम, खाना, झाड़ू, बर्तन, पोछा आदि सब करने लगती है, क्योंकि वरुण को घर का काम करना नहीं आता, जिससे चांदनी अब ज्यादा समय वरुण के घर पर ही बिताती थी। इस तरह जब वरुण को अकेला महसूस होता तो वह चांदनी के साथ बैठकर बातचीत करता।
इस तरह चांदनी और वरुण दोनों एक दूसरे के धीरे धीरे करीब आने लगे। रत्ना के न होने पर चांदनी वरुण का पूरा ख्याल रखती। यह बात वरुण को बहुत अच्छी लगती थी और उसे धीरे धीरे चांदनी से प्यार होने लगा। एक दिन जब चांदनी वरुण के घर पर सीढ़ियां लगाकर सफाई कर रही होती है, तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह सीढ़ियों से गिरने लगती है। मगर तभी वहाँ वरुण आकर उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। चांदनी, तुम दिखने में तो सुंदर हो ही, उससे कहीं ज्यादा सुंदर तुम्हारा दिल है। तुम मेरी माँ के ना रहने पर मेरा कितना ख्याल रखती हो और घर का सारा काम भी करती हो। मुझे एक ऐसे ही लड़की की तलाश थी जो मेरा अच्छे से ख्याल रख सके। चांदनी, मैं तुमसे मन ही मन प्यार करने लग गया हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? छोटे मालिक, ये आप क्या बोल रहे हैं? कहाँ आप और कहाँ मैं? घर का काम करना और खाना बनाना मेरी तो बस यही औकात है। इतना कहकर चांदनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चांदनी की ऐसी बातें सुनकर वरुण चांदनी को अपने गले से लगा लेता है। चांदनी, तुम्हारी औकात हम अमीरों से कहीं ज्यादा है, क्योंकि जैसा तुम्हारे पास दिल है वैसा दिल सबके पास नहीं होता। तुम अब खुद को छोटा मत समझो, तुम्हारा दिल बहुत ही बड़ा है। अब माँ के आने पर मैं तुमसे जल्द ही शादी कर लूंगा। वरुण की ऐसी बातें सुनकर चांदनी बहुत खुश होती है। कुछ दिनों के बाद रत्ना अपने मायके से घर वापस आती है। रत्ना के घर वापस आने के बाद वरुण अपनी माँ के पास जाता है और उससे चांदनी और अपने प्यार के बारे में बताता है। माँ, मैं चांदनी से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। वरुण की ऐसी बातें सुनकर रत्ना गुस्से से लाल हो जाती है। वरुण, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम ये क्या बोल रहे हो? मैं एक बर्तन धोने वाली को अपनी बहू कभी नहीं बना सकती। अरे, हमारे आसपास के लोगों को जब पता चलेगा तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि मैंने एक बर्तन धोने वाली लड़की को अपने घर की बहू बना लिया। माँ, लोग क्या सोचते हैं मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो एक अच्छे दिल वाली लड़की की तलाश थी और वो मुझे मिल गई। अब मैं शादी करूंगा तो चांदनी से ही करूंगा। रत्ना अपने बेटे की जिद के आगे मजबूर हो जाती है और उसे न चाहते हुए भी वरुण की शादी चांदनी से करवानी पड़ती है। शादी के बाद रत्ना को चांदनी फूटी आंख नहीं सुहाती। एक दिन रत्ना के घर पर उसकी सहेली आती है। उसका नाम चंपा रहता है। अरे रत्ना, मैंने सुना है कि तुमने अपने बेटे की शादी एक बर्तन धोने वाली लड़की से कर दी है। क्यों रत्ना, क्या तुम्हें तुम्हारे बेटे के लिए कोई दूसरी लड़कियां नहीं मिल रही थी क्या? चंपा की ऐसी बातें सुनकर रत्ना को बहुत गुस्सा आता है और चंपा के जाने के बाद वह अपनी बहू के पास जाती है। चांदनी, तुमने मेरे भोले भाले बेटे को पैसों के चक्कर में फंसाकर शादी कर ली। तुम एक बर्तन धोने वाली होकर मेरे घर की बहू बन बैठी। मगर चांदनी, तुम ये याद रखना कि मैं अपनी बहू के रूप में तुम्हें कभी नहीं स्वीकारूंगी। इतना कहकर रत्ना वहां से चली जाती है। रत्ना की ऐसी बातें सुनकर चांदनी को बहुत दुख होता है। कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन रत्ना की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, जिससे उसे अस्पताल ले जाना पड़ता है। चांदनी अपनी सास की तबीयत खराब होने पर उसकी बहुत सेवा करती है और रत्ना को अपने हाथों से खाना खिलाती है। यह सब देखकर रत्ना की आंखें खुल जाती हैं और फिर वह चांदनी के साथ अच्छे से रहने लगती है। रत्ना का यह व्यवहार देखकर चांदनी बहुत खुश होती है और अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगते हैं। जिद्दी सास। आनंदपुर नामक शहर में सुषमा और मोना नाम की सास बहू रहती थीं। सुषमा बहुत ही जिद्दी किस्म की सास थी। वह अपनी सारी बात सभी से मनवाकर ही मानती थी और जो उसकी बात नहीं मानता था वह उनसे लड़ाई कर लेती थी। सुषमा की बहू मोना अपनी सास के जिद्दी व्यवहार से तंग आ चुकी थी। एक दिन मोना किचन में खाना बना रही थी। तभी सुषमा वहां आई और मोना से बोली, बहू, क्या बना रही हो? माँ जी, बैंगन की सब्जी बन रही है। क्या? बैंगन की सब्जी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आज ये नहीं बनेगा, कुछ और बनाओ। अब कुछ और क्या बनाऊं? यही खा लेंगे आज। अच्छा, तो अब तू मेरे सामने अपनी जिद दिखा रही है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मैंने कह दिया कुछ और बनेगा मतलब कुछ और बनेगा। हाँ तो बोलिए, कुछ और में क्या? आलू की सब्जी बना दे, आज सभी वही खाएंगे। यह बैगन की सब्जी तू ही खा। इतना कहकर सुषमा मुस्कुराते हुए वहां से निकल गई। वह अपनी बात मनवाना चाह रही थी,
लेकिन मैं उसके मन का नहीं होने दे सकती। इसी तरह सुषमा हर जगह अपनी जिद चलाती। सुषमा का बेटा अमन भी यह सब देखकर परेशान हो चुका था। मोना उसे हर रोज सुषमा की हरकतों के बारे में बताती थी। बहू सुन लो, आज ही बाजार जाकर घर का सारा सामान लेकर आ जाओ, सभी सामान खत्म हो चुका है। नहीं माँ जी, आज मुझे जरा समय नहीं है, मैं कल चली जाऊंगी, या आप चाहो तो आप चले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आज ही बाजार जाओ, बाकी काम बाद में होगा। माँ जी, आप अपना जिद्दी व्यवहार छोड़ दीजिए, इससे किसी को कोई फायदा नहीं। मैं आज नहीं जाने वाली। ठीक है, तुझे नहीं जाना बाजार तो तू एक काम कर, अपना सामान बांध ले और सीधा अपने मायके चली जा। कोई जरूरत नहीं है तुझे वापस आने की। इतनी छोटी सी बात पर आप ऐसी बात कैसे कह रही हैं? अभी तो मैं जा रही हूँ बाजार सामान लेने, लेकिन आप देख लेना, इस व्यवहार की वजह से आपको बहुत नुकसान होगा। हाँ हाँ, चल जल्दी बाजार जा, मुझे कुछ नहीं सुनना। मोना बाजार से सामान लेकर आती है। सुषमा उससे सामान का हिसाब मांगती है। मोना हिसाब दिखा रही होती है, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। रुक जाओ, आ रही हूँ। मोना दरवाजा खोलती है तो देखती है कि वहाँ एक सेल्समैन खड़ा है। माँ जी, एक सेल्समैन आया है, क्या करूँ, बुला लूँ क्या? बुला ले, देख लेते हैं क्या लाया है। सेल्समैन किचन में इस्तेमाल होने वाली चीजें दिखाने लगता है। कोई काम का नहीं है, ये सब ले जाओ। रुक जाइए माँ जी, एक बार अच्छे से देख लेते हैं। थोड़ी देर के बाद, यह देखिए माँ जी, यह बर्तन कितना अच्छा है, इसे ले लेते हैं। नहीं, यह बिल्कुल अच्छा नहीं है। तू देख, यह कितना अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं, यह अच्छा नहीं लग रहा। जो सामान मोना को पसंद आ रहा था, वह सामान सुषमा नापसंद कर देती थी। सब्जी को बारीकी से काटने वाली एक मशीन थी, वह मोना को पसंद आ जाती है। माँ जी, यह ले लेते हैं, इससे बहुत मदद मिलेगी। मुझे तो यह मसाज करने वाला मशीन अच्छा लग रहा है, यही ले लेते हैं। बताओ भाई, कितनी कीमत है इसकी? इसे रहने दीजिए भैया, सब्जी काटने वाली मशीन का दाम बताइए, हम वही ले लेते हैं। माँ जी, वह मशीन खामखा महंगा होगा, हमारी किसी काम का नहीं है, यह लेंगे तो बहुत काम आएगा। जी मैडम, ये बहुत काम की चीज है, इसकी कीमत 2000 है, ले लीजिए। मोना पैसे लाकर दे देती है और मशीन ले लेती है। सेल्समैन घर से बाहर चला जाता है। अब सुषमा यह देखकर गुस्से में आ जाती है कि उसकी जिद पूरी नहीं हुई। वह सेल्समैन के पीछे जाती है। रुको भाई रुको। जी मैडम, बोलिए। यह मसाज करने वाली मशीन कितने की है? सेल्समैन समझ जाता है कि यही सही मौका है, यह कस्टमर जरूर फंसेगी। मैडम, माफ कीजिएगा, लेकिन ये थोड़ा महंगा है। सुषमा अभी सिर्फ अपनी जिद पूरा करने की सोच रही थी। बोलो कितने का है? मैडम, ये 10,000 का है। बस तुम यही रुको, मैं पैसे निकाल कर लाती हूँ, मुझे यही चाहिए। सुषमा पैसे निकाल कर लाई और सेल्समैन को देते हुए बोली, ये मुझे चाहिए, पैसे लो और यह मशीन मुझे दे दो। जी मैडम, ये लीजिए, ये अब से आपकी हुई। सेल्समैन मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। घर आकर सुषमा वह मशीन मोना को दिखाती है। देख, तू नहीं चाह रही थी ना कि मैं इसे खरीदूं, लेकिन मैंने इसे खरीद लिया। माँ जी, आप भी ना, आपका कुछ नहीं हो सकता। शाम में जब अमन काम से वापस आया, तब सुषमा खुशी खुशी अमन को वह मशीन दिखा रही थी और बहू की बुराई कर रही थी। अच्छा ठीक है माँ, पहले ये बताओ कि ये आपने कितने में लिया? यह इतना अच्छा है, इसलिए थोड़ा महंगा है। हाँ, पर कितने में आपने इसे लिया? 10,000 रुपए में। हे भगवान, 9,000 का चूना लग गया। ये क्या कर दिया आपने? क्या हुआ बेटा? माँ, ये मशीन कल ही मेरे दोस्त ने ली थी, 1,000 में उसने इसे खरीदा था, लेकिन ये आपने क्या कर दिया? यह सुनकर सुषमा की सारी खुशी गम में बदल गई। वह आश्चर्य में पड़ गई। यह क्या कर दिया मैंने? माँ, ये सिर्फ आपके जिद्दी स्वभाव की वजह से हुआ है। हाँ बेटा, अब मुझे एहसास हो रहा है, मुझे माफ कर दो, अब से मैं किसी भी चीज के लिए जिद नहीं करूंगी। सुषमा मोना से भी माफी मांगती है और इस घटना के बाद उसके अंदर बहुत बदलाव आता है। अब वह जिद्दी किस्म की नहीं थी।
बांके एक गरीब मजदूर था। बड़ी मेहनत से अपने परिवार का पेट पालता था। पहले तो उसकी पत्नी गंगा भी उसके साथ खेत पर काम करने जाती थी, पर जब से उनका बेटा माधव पैदा हुआ था, बांके ने उसको काम पर जाने से मना कर दिया। तुम सिर्फ बच्चे की देखभाल करो, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जो भी कमा कर लाऊंगा उसी में खर्च चला लेंगे। गंगा बच्चे का लालन पालन बड़े प्यार से करती। धीरे धीरे उनका दुलारा माधव बड़ा होने लगा, पर 1 बरस का होने को आया, न चलने का प्रयास करता, न ही मुंह से बोल फूटते थे। सुनो जी, इस उम्र की ही तो मेरी बड़ी बहन की बेटी नीरू भी है। कितनी तेज भागती है। हमारा लाल क्यों नहीं चल पाता है? बोलने की भी इच्छा नहीं होती इसको तो। क्या बताऊं, कहीं से पैसों का जुगाड़ होते तो डॉक्टर को दिखा देते। गंगा रात दिन बेटे के बारे में ही सोचती रहती। गरीबी ऐसी कि 2 वक्त रोटी मिल जाए वही बहुत था। एक दिन, सुनो जी, मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठूंगी। मुझे शहर जाकर माधव का इलाज करवाना है। शहर में चलकर कुछ तो काम मिलेगा। खेत अधिया पर दे दो। तो शायद ठीक कहती है, यहाँ बैठकर तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। 1 हफ्ते बाद ही दोनों शहर की बस में बैठ गए। कलकत्ता जैसे शहर में जाएं तो जाएं कहाँ। बस ने उतारा तो बस अड्डे की भीड़ भाड़ देखकर वहीं किसी कोने में दुबक कर खड़े हो गए। रात हो गई थी। तभी, है, चलो यहाँ से आगे जाओ, रास्ता खाली करो। कहाँ जाएं बाबू? हमारे पास तो कोई जगह भी नहीं है। यहाँ कैसे आए? घर वालों ने निकाल दिया है। बच्चा बीमार है, कहाँ जाए? कहते कहते वो रोने लगी। ठीक है, लेकिन ये कोई रहने की जगह नहीं है, यहाँ से बाहर जाओ। दोनों अपना सामान उठाए बाहर निकल आए। तभी एक बूढ़ी औरत उनके सामने ही लड़खड़ा कर गिर पड़ी। तुम माधव को पकड़ो, मैं उन्हें उठाती हूँ। गंगा ने बूढ़ी औरत को सहारा देकर उठाया और उनके कपड़े झाड़े। मैं कैसे गिर पड़ी, मुझे तो पता ही नहीं चला। आप अकेले कहाँ जा रही हैं? मैं गंगा सागर गई थी, वहाँ से आ रही हूँ। शायद कमजोरी की वजह से चक्कर आ गया। तुम लोग कहाँ जा रही हो? हम इस शहर में नए आए हैं, किसी को नहीं जानते, समझ नहीं पा रहे हैं कहाँ जाएं। ओह, तुम लोग मेरे साथ मेरी कोठी चलो, मैं तुम्हें रहने की जगह दूंगी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, चलो। तभी एक गाड़ी आकर उनके सामने खड़ी हो गई और ड्राइवर ने आकर दरवाजा खोल दिया। आइए माँ जी। कुंवर सिंह, ये दोनों भी हमारे साथ चल रहे हैं। इनका सामान डिक्की में रखो। कुंवर सिंह ने उनका सामान भी डिक्की में रखा और सभी लोग गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी जब कोठी पर पहुंची तो कुंवर सिंह, हिम्मत सिंह से कहो कि कोठी के पीछे जो क्वार्टर है उनका खुलावा करके इनके रहने की व्यवस्था कर दे। ये लोग हमारे गांव से आए हैं, इन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपका ये उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। आज आराम करो, कल 8 बजे सुबह आकर मिलना। उन दोनों को रहने का ठिकाना मिल गया था। कमरे में खाना बनाने के लिए सब कुछ था। एक चारपाई रखी थी, और क्या चाहिए था। लगता है गांव से निकलते ही किस्मत का दरवाजा खुल गया। अब हमारे बेटे का इलाज भी हो जाएगा। हाँ, मालकिन बहुत नर्म दिल औरत है। दूसरे दिन दोनों कोठी में मिलने गए तो, बांके, तुम हमारी कोठी में चौकीदारी का काम करोगे? जी मालकिन, पर ये तो बड़ी जिम्मेदारी का काम है। भाई, तुम दिखने में अच्छे खासे ताकतवर लगते हो और जिम्मेदारी से घबरा रहे हो। नहीं मालकिन, मेरा मतलब था इतने कम समय में ही आपने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। आप हमें जानती ही कितना हैं। आदमी पहचानने में कभी मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। आपकी अत्यंत कृपा है हम पर। हाँ गंगा, तुम हमारी रसोई में खाना बनाने में मदद कर देना। इस कोठी में सभी लोगों का खाना एक साथ बनता है, मैं अकेली कितना खाऊंगी। मालकिन, आपका परिवार? एक बेटा है, विदेश में रहता है, पिछले 5 सालों से नहीं आया। बेटी भी दूसरे शहर में रहती है, साल में 1 बार आती है। हर बार यही कहती है कि कोठी और सारा कारोबार बेच दो, हमारे पास चलो। पर अपना घर तो अपना ही होता है ना। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, क्यों किसी पर बोझ बनूं? मालकिन, आप चिंता मत करिए,
हम आपकी पूरी तरह से देखभाल करेंगे। बस मेरा बच्चा किसी तरह ठीक हो जाए। क्या हुआ तुम्हारे बच्चे को? गंगा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए माधव के बारे में सब कुछ बताया। अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मेरी बेटी तो बच्चों की ही डॉक्टर है, अगले महीने ही आने वाली है, तब उसी को दिखा लेंगे। ओह मालकिन, देखो ना ईश्वर की लीला भी कैसी अद्भुत है। देने पर आमादा हो जाए तो छप्पर फाड़ कर देता है। मेरा बेटा ठीक हो गया तो हम तो जीवन भर आपकी सेवा में ही गुजार देंगे। मैं आज ही बेटी से बात करूंगी। गंगा और बांकी बहुत खुश थे। उसी दिन से उन्होंने अपने अपने काम संभाल लिए। मालकिन की बेटी आई तो उन्होंने माधव का इलाज किया। माधव कुछ ही दिनों में ठीक हो गया था। 1 साल बीत गए थे। कड़कड़ाती ठंड की रात थी। सब सो रहे थे। बांकी कोठी के फाटक पर पहरेदारी कर रहा था। तभी उसने देखा कि फाटक के बाहर कोई साया है जो फाटक फांद कर आने की कोशिश कर रहा है। कौन है वहाँ? पकड़ो पकड़ो, चोर चोर! बांकी के चिल्लाते ही सभी लोग उठ गए और चारों तरफ लाइट जल गई। बांकी ने उस चोर को दबोच लिया। वो चोर एक फटा हुआ शर्ट और पैंट पहने हुए था। किसी अच्छे घर का युवक लग रहा था। क्या लेने आया था? दिखने में तो शरीफ खानदान का लगता है। चोरी करते शर्म नहीं आई तुझे? पैसे चाहिए, इसीलिए चोरी करनी पड़ रही है। मुझे छोड़ दो भाई। बांकी ने सबको जाने का इशारा किया और खुद उसको बरामदे तक ले आया। उसका पूरा बदन ठंड से कांप रहा था। बांकी को उस पर दया आ गई। उसने अपना स्वेटर उसके शरीर पर डाल दिया और जरूरतें पूरी करने के लिए ही लोग काम करते हैं, वरना सब के सब चोरी करके ही खाते। भाई, ये मेरी ही कोठी है। किसी तरह अपनी माँ को देखना चाहता था। मेरी माँ मुझसे नफरत करती है। मैं हूँ ही ऐसा। इतना कहकर वो फूट फूट कर रो पड़ा। बांकी को काटो तो खून नहीं। तुम यहीं बैठो, मैं मालकिन को बुलाकर ले आता हूँ। नहीं नहीं, रहने दो। वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। ऐसा क्या किया तुमने? मालकिन तो बहुत ही अच्छी और दयालु हैं। मेरी बहन की शादी हो चुकी थी। पिताजी कारोबार के सिलसिले में विदेश गए थे। एक दिन कॉलेज में मुझे अचानक चक्कर आ गया। मेरे दोस्तों ने डॉक्टर को दिखाया। तीसरे दिन पता चला कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है। ये बात मैं घर में बताने वाला ही था कि मेरे पिता के मरने की खबर आ गई। घर में मातम पसरा हुआ था। मैं माँ को अपनी बीमारी के बारे में बताकर और दुख नहीं देना चाहता था। लेकिन आप तो विदेश में थे। मैं कहीं नहीं गया था, बस अपने इलाज के लिए इस शहर से उस शहर घूम रहा था। माँ को मैंने कह दिया था कि मैं विदेश जा रहा हूँ। माँ को यही लगता है कि मैंने उसे धोखा दिया है, पर जिंदगी ने मुझे खुद धोखा दिया है। शुरू में मैं माँ से पढ़ने के बहाने पैसे लेता था। माँ मुझे वापस आने को कहती थी, पर मैं अस्पतालों में रहने की वजह से नहीं आ सकता था। आप अपनी माँ को बता देते। मेरी माँ बिल्कुल टूट जाती। आज के दिन माँ खुद सारा व्यापार चला रही है। मुझसे नाराज ही तो है सिर्फ। मालकिन चोर चोर का शोर सुनकर बाहर आ गई थी और पता नहीं कब से दोनों की बातें सुन रही थी। आंखों से गंगा यमुना बह रही थी। मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि तुम मेरे घर में चलो। मालकिन के पास रहने का मौका मिल जाएगा। वक्त देखकर उन्हें सब कुछ समझा देना। तुमने मुझे बहुत बेवकूफ बनाया। अब नहीं बनाने दूंगी रोहित। माँ की आवाज सुनते ही वो माँ से लिपट गया। माँ, मेरी प्यारी माँ। माँ ने उसे गले लगा लिया। तुम मेरे पास आ गए, मेरे लिए यही बहुत है। मैं बड़े बड़े अस्पतालों में तुम्हारा इलाज करवाऊंगी रोहित। माँ, पिछले 5 साल से इलाज ही तो करवा रहा हूँ। इस बार जैसे ही अस्पताल से छूटा, वैसे ही घर की तरफ भागा। अब मैं कहीं नहीं जाना चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हारी गोद में आराम करना चाहता हूँ। रोहित की सांसें धोंकनी की तरह चल रही थी। बांके ने सहारा देकर उसे मालकिन के कमरे में पहुंचा दिया। 6 साल बाद माँ की जादुई ममता की छांव में रोहित गहरी नींद में कभी न उठने के लिए समा गया था। हिमाचल की पहाड़ियों पर बसा एक बहुत सी सुंदर गांव था। उस गांव में किरण अपनी दादी के साथ रहती थी। हमेशा बीमार रहने की वजह से दादी बहुत बूढ़ी हो गई थी।
गरीबी की वजह से इलाज भी नहीं हो पाता था। किरण को घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता था। दादी 2-4 घरों में साफ सफाई करती थी, उसी से उनका गुजारा चलता था। किरण ने किसी तरह 12वीं की परीक्षा दी थी। उसका परिणाम आने वाला था। एक बार वहाँ की घाटी में एक मेला लगा था। दादी, सभी लड़कियां आज शाम को मेला देखने जा रही है, मुझे भी जाना है। किरण, मैं तुम्हें घाटी में अकेली कैसे भेज सकती हूँ? दादी, मैं अकेली कहाँ हूँ, और लड़कियों के माता पिता भी तो जा रहे हैं। हाँ, पर तू तो अकेली ही जाएगी। मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं तुझे अपने साथ लेकर जाती। सयानी लड़की को अकेले छोड़ने की हिम्मत नहीं है मुझ में। ले देकर तू ही तो मेरे जीवन का सहारा है। तुझे कुछ हो गया तो मैं इन्हीं घाटियों में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। दादी, तुम मुझे इतना प्यार करती हो कि तुम्हारा प्यार ही मेरे लिए कैद बन गया है। मैं 17 साल की हूँ, कोई बच्ची थोड़ी हूँ। अपना क्या, दूसरों का भी ध्यान रखना जानती हूँ। तू ठीक कहती है, मेरा प्यार कभी कभी अपने स्वार्थ में अंधा हो जाता है। ठीक है, तू जा, पर मेले से सबके साथ ही वापस आ जाना। किरण दादी के गले लग गई। मेरी प्यारी दादी, तुम बहुत अच्छी हो। उसको मेले में भेजते हुए दादी का दिल पता नहीं क्यों बहुत घबरा रहा था, पर बच्ची की खुशी के लिए दिल पर पत्थर रखना पड़ा। मेले में कुछ खा लेना, बहुत सावधानी से जाना। दादी, मैं बच्ची थोड़ी ही हूँ। किरण खुशी खुशी अपनी सहेलियों के साथ नीचे घाटी में उतर रही थी। पहाड़ों में अंधेरा जल्दी होने लगा था, कुछ बादल भी थे। किरण उससे पहले कभी घाटी में नहीं गई थी। उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा था। अचानक उसकी नजर दूसरी तरफ वाली घाटी पर पड़ी। देख रीना, उधर वाली घाटी में लगता है कोई शहर है। कितनी रोशनी है वहाँ। इतनी रोशनी तो मेले में भी नहीं दिखाई पड़ रही है। चुपचाप मेला देखने चल, इधर उधर क्यों अपना ध्यान भटका रही है। तभी किरण का ध्यान दूसरी घाटी की तरफ जाने वाले मोड़ पर गया। मैं जरा उस घाटी की तरफ से होकर सीधे मेले में पहुंचती हूँ, तुम लोग चलो। इतना कहकर वो मोड़ से नीचे उतर गई। रात होने वाली थी। पहाड़ियों के उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलने की अभ्यस्त तो थी ही, वो सरपट भागी जा रही थी। अचानक घाटी में उतरकर उसे एहसास हुआ कि वहाँ तो कोई शहर नहीं था, बल्कि लाखों जुगनू घाटी में इधर से उधर उड़ रहे थे। उन्हीं की रोशनी से घाटी जगमगा रही थी। बाप रे, इतना खूबसूरत नजारा तो मैंने आज तक नहीं देखा। थोड़ी देर यहीं बैठती हूँ। किरण पास की एक चट्टान पर थोड़ी देर के लिए बैठ गई। अचानक एक जुगनुओं का झुंड उसके पास आया। तुम यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? तुम लोग कौन हो और इंसानों की भाषा कैसे बोल सकते हो? ये हमारी घाटी है, यहाँ कभी कोई इंसान नहीं रह सकता। ऐसा क्यों? हमारी घाटी जादुई है, जो यहाँ आता है वो इसके जादू में उलझ कर रह जाता है। ऐसा कौन सा जादू है तुम्हारी घाटी में? तुम थोड़ा सा नीचे जाओगी तब तुम्हें खुद पता चल जाएगा। नहीं, अभी तो मैं जा रही हूँ मेला देखने, फिर किसी दिन जरूर आऊंगी तुम्हारी जादुई घाटी में। किरण उठने लगी तो उसने देखा रात हो गई थी। ओहो, रात हो गई, मुझे जल्दी जाना होगा वरना सब लड़कियां चली जाएंगी। वो लंबे लंबे कदम भरती हुई मेले में चली गई। मेले में उसे उसकी सहेलियां मिल गई। फिर वो जुगनुओं की बात भूल गई। घर आई तो क्या क्या था मेले में, कुछ खाया पिया? दादी, आज मैंने मेले से भी अच्छी जगह देखी। तू कहाँ गई थी? पहाड़ी की दूसरी तरफ वाली जुगनुओं की घाटी में। मैं इसलिए तुझे घाटी की तरफ नहीं भेजना चाहती। क्यों दादी, क्या आपने उस घाटी के बारे में कुछ सुना है? सुना है नहीं, भुगत रही हूँ। तेरे माता पिता ने भी मनमानी की थी। गांव वालों ने कितना मना किया था कि उस घाटी में मत जाओ, पर वो जवान थे, कुछ नया करना चाहते थे, नहीं मानते थे। एक बार गए तो वापस नहीं आए। दादी, मैं नीचे तक नहीं गई थी। उसने जुगनुओं के बोलने की बात दादी से छुपा लिया। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। अच्छा है तेरे हाथ पीले कर दूं और तू ये जगह हमेशा के लिए छोड़ दे।
दादी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं कभी उधर नहीं जाती। क्या बताती? एक बार एक साधु आए जिन्होंने मेरे बेटे की आव भगत से खुश होकर उसे 2 डिब्बे दिए। जो भी घाटी में जाकर घाटी के कुछ जुगनुओं को इन डब्बे में बंद कर लेगा, उसका पूरी जादुई घाटी पर अधिकार हो जाएगा। हमारे बेटे बहू रात के समय ही वो डिब्बा लेकर कब घाटी में चले गए, मुझे पता ही नहीं चला। उनमें से एक डिब्बा अभी तक रखा हुआ है। दादी, कौन सा डिब्बा? मुझे भी दिखाओ। रसोई में ऊपर ही रखा है, परंतु तू उस डिब्बे को हाथ भी नहीं लगाएगी, समझ गई? दादी, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। रात में दादी के सोने के बाद किरण ने रसोई में ऊपर रखे डिब्बे को उतार लिया। देखा तो उसके भीतर जाल बने हुए थे। इसके बाद दरवाजा खोलकर घाटी की तरफ चल पड़ी। अंधेरे में उसे डर भी बहुत लग रहा था, परंतु उस पल तो उसके सिर पर अपने माता पिता के अधूरे काम को पूरा करने की जिद सवार हो गई थी। मैं घाटी के उसी पत्थर पर बैठकर ही तो कितने जुगनुओं को इस डिब्बे में बंद कर सकती हूँ। मुझे बिल्कुल नीचे जाने की जरूरत ही क्या है? वो बड़ी सावधानी से अंधेरे में रास्ता टटोलते हुए उसी चट्टान पर जाकर बैठ गई। तभी उसने देखा कि जुगनुओं का जगमगाता दल उसके पास आ गया। अरे वाह, तुम आ गई। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं फिर आऊंगी, तो मैं आ गई। किरण ने डिब्बे का ढक्कन खोल दिया और जुगनुओं से बातें करने लगी। तभी उसके डिब्बे में लड़ते भिड़ते बहुत से जुगनू गिर पड़े और उनके शरीर पर शहद चिपक गया। उसने डिब्बे में देखा तो हजारों जगमगाते जुगनू फड़फड़ा रहे थे। उसने डिब्बा बंद कर दिया। अचानक पूरी घाटी जगमगा उठी और उसके सामने चमकती सीढ़ियां दिखाई पड़ने लगी। किरण ने डिब्बा मजबूती से पकड़ लिया और ऊपर की तरफ आने के लिए मुड़ गई। तभी घाटी से एक आवाज आई। इस जादुई घाटी में तुम्हारा स्वागत है, नीचे आ जाओ। अब से इस जादुई घाटी पर तुम्हारा राज है। तुम जिसको चाहो उसको कैद करो और जिसको चाहो उसे आजाद कर दो। क्यों? मैं ही क्यों? आज तक मैं इन जुगनुओं की कैद में थी। तुमने उनको अपने डिब्बे में बंद करके इस घाटी को शाप मुक्त कर दिया है। मैं बरसों से तड़प रही हूँ। ये घाटी बरसों से वीरान पड़ी है। न बच्चों की किलकारियां है, न बुजुर्गों की धौंस है, न शादी की शहनाई है, न दुल्हनों की रौनक है। ये जुगनू इतने शक्तिशाली कैसे हैं? एक जादूगरनी ने इस घाटी को शापित करके यहाँ जुगनुओं को रखवाली के लिए छोड़ दिया है। अब जुगनुओं का मुखिया तुम्हारे डिब्बे में फड़फड़ा रहा है। इस डिब्बे का क्या करूं? अभी इसे बंद रहने दो। तुम घाटी में आओ, वहाँ कैद लोगों को मुक्त करो। फिर एक यज्ञ करना होगा। उस हवन में इस डिब्बे को डालते ही ये इनकी पूरी प्रजाति भस्म हो जाएगी। किरण धीरे धीरे सीढ़ियां उतर गई। वहाँ बहुत सारे लोग कैद में थे। उसने सबकी लोहे की हथकड़ियां खोल दी। सभी लोग ऊपर आ गए। अब मैं जाकर दादी को बताऊंगी कि मैं जादुई घाटी की रानी हूँ। वो जब अपने घर आई तो, किरण तू कहाँ चली गई थी? मैं रात भर तेरी राह देख रही थी। ये देख, आज कितनी खुशी का दिन है। देख तो कौन आया है। अरे ये तो वही बहादुर लड़की है। क्या ये हमारी किरण है? माँ, बापू, अब से वो जादुई घाटी हमारी है। चलो नहा धोकर उस घाटी में चलेंगे और वहाँ एक यज्ञ करवाना है। पूरा गांव और आसपास के सभी लोग घाटी में पहुँच गए। यज्ञ हुआ। जुगनुओं से भरा डिब्बा हवन कुंड में डाल दिया गया। पूरी घाटी शाप से मुक्त हो गई। घाटी ने किरण को घाटी की रानी घोषित कर दिया। दादी, हम किसी एक घटना को अपने मन की फांस बना लेते हैं, जिसे आने वाली पीढ़ियों को देते जाते हैं। अगर मैंने आपकी उस डर को मानकर ये कदम ना उठाया होता, तो घाटी अभी भी जुगनुओं की कैद में रहती और मेरे माँ बाप मुझे कभी नहीं मिलते। हाँ बेटी, मैं गलत थी। अब तो तुम रानी हो, जो चाहो सजा दे सकती हो। दादी, मैं रानी तो आप महारानी है। सब खिलखिलाकर हंसने लगे। अब उनके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ भर गई थी। चारों तरफ जादुई घाटी की रानी किरण की ही चर्चा थी।